आज की सबसे बड़ी खबर है और दुखद खबर है। अमेरिका में 7 लाख भारतीय जिन पर तलवार लटक रही है। आरोप लग रहा है कि उनके पास डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं है और इस वजह से उनको अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है। उनके बच्चे मुश्किल में पड़ सकते हैं क्योंकि अभी तक ये कानून है कि जो बच्चे अमेरिका में पैदा होते हैं उनको नागरिकता मिल जाती है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तो जो भारतीय बिना डॉक्यूमेंट के रह रहे थे या जिनमें कुछ लूप होल्स है, उनके बच्चे तो अमेरिका के नागरिक हो सकते हैं लेकिन उनको बाहर किया जा सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि एक जो महिला जो संत थी, उन्होंने किस तरह का मार्मिक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मिस्टर प्रेसिडेंट, हम जानते हैं कि आप कुछ ऐसे फैसले लेने वाले हैं जिससे बच्चे डरे हुए हैं और लाखों लोग डरे हुए हैं। आप डॉक्यूमेंटेशन न होने की स्थिति में देश से बाहर भेज देंगे, उनके बच्चों का क्या होगा। यहाँ तक उन महिला संत ने कहा कि आप सोचिए, कभी हम लोग इस धरती पर आए थे तो हमारे पास भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे, तो हम ईश्वर की कृपा से इस धरती पर हम हैं। तो आप ऐसा सोचिए, में रह रहे हैं, वो कोई क्रिमिनल्स नहीं हैं, वो कोई अपराधी नहीं हैं। वो चर्च जाते हैं, वो मस्जिद जाते हैं, वो मंदिर जाते हैं, वो गिरजाघर जाते हैं और वो बुद्ध विहार जाते हैं। दरअसल वो लोग जो नाइट शिफ्ट करते हैं, जो सड़कें पर काम करते हैं, जो हमारे प्लेट्स धोते हैं, जो हमारे पोल्ट्री फार्म में काम करते हैं, जो हमारी फसल काटते हैं, जो खासकर जो मजदूर हैं और जो किसी वजह से एक बेहतर जिंदगी की आस में अमेरिका आए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो युद्धरत क्षेत्र से अमेरिका आए हैं। अगर आप उनको अमेरिका से भेजते हैं तो ये बहुत बड़ी बुरी बात होगी, क्योंकि वो टैक्स पे करते हैं। तो एक संत का जो दृष्टिकोण होता है वसुधैव कुटुंबकम, ग्लोबल सिटीजनशिप का, वो दे रही थी। और इसीलिए अमेरिका एक महान और सुपर पावर है। सोचिए, आज ग्लोबलाइज देश है लेकिन इसमें सबसे ज्यादा सवर्ण हिंदू चपेट में आएंगे। मैं फिर बता रहा हूं, भारत के अभी तक जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है और खासकर गुजरात, पंजाब, आंध्र प्रदेश, साउथ इंडिया के लोग अमेरिका ज्यादा गए हैं, जिनके पास अच्छी एजुकेशन है, जिनके पास अच्छे लिंक है। ज्यादातर गरीब लोग जो SC ST OBC के लोग हैं वो मिडिल ईस्ट जाते हैं, वहां काम करते हैं, पैसे भेजते हैं, वहां वो बसने की कोशिश नहीं करते हैं, घर नहीं बनाते। लेकिन जो अमेरिका लंदन जाते हैं वो चाहते हैं कि वो वहीं के होके रह जाएं, तो उन पर मुश्किल होती हुई दिख रही है। लेकिन जो संत का बयान है वो मर्मस्पर्शी है और उससे उम्मीद बनता है। लेकिन सोचिए, जो लोग हुआ कर रहे थे एलन मस्क को लेकर, ट्रंप को लेकर, एक तो एलन मस्क ने जिस तरह से हिटलर शाही के स्टाइल में सैल्यूट किया था, उस पर सवाल उठ रहे हैं। खुद उनकी बच्ची सवाल उठा रही है जो ट्रांसजेंडर हैं और जो, तो वो भी सवाल उठा रही हैं। तो सोचिए, अमेरिका में राष्ट्रवाद के नाम पर किस तरह की सख्ती होने वाली है। अभी खबर आई है कि बहुत सारे लोग जो अमेरिका जा रहे थे, जिनके पास रिटर्न टिकट नहीं था, उनको वापस एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया जा रहा है, भारत भेजा जा रहा है। तो ट्रंप ने इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा है और वो अपने रीजन को, सोचिए किस तरह से ग्लोबली एक अमेरिका का जो डेवलपमेंट है वो ग्लोबल रिसोर्सेज की वजह से हुआ है। लेकिन ट्रंप एक तरह से समझिए हिटलर के चहेते लोगों में से एक माने जाते हैं कि वो हिटलर शाही को पसंद करते हैं, हिटलर के राय को पसंद करते हैं। तो ये खबर आ रही है लेकिन बहुत ही दुखद है। तो हिटलर इस तरह से। दूसरी खबर बांग्लादेश से है। बांग्लादेश में 3 हिंदू सांसद जो हैं वो, चूंकि बांग्लादेश भारत पाकिस्तान में अभी भी हिंदुओं की संख्या अच्छी खासी है, क्योंकि एक ही देश थे, हम लोग आपस में बटे। बांग्लादेश मुस्लिम बहुल देश है लेकिन वहां के 3 हिंदू सांसद जो हैं वो लापता हैं, जेल में हैं कुछ, बाकी लोग 19 सांसद लगभग कहा जा रहा था कि हिंदू हैं। और सोचिए कि क्या स्थिति हो गई है कि जो मोहम्मद यूनुस खान है, जिनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, वो शख्स पाकिस्तान से गलबहियां कर रहा है। तो बांग्लादेश की रणनीति बदल रही है। सोचिए, भारत की इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, भारत की सेना ने बांग्लादेश को आजाद कराया, मुजीबुर रहमान से अच्छे रिश्ते रहे हैं, और अब जाकर वहां जिस तरह से कट्टरता हावी हो रही है, धार्मिक कट्टरता। तो सोचिए, किसी भी देश की बर्बादी के लिए धार्मिक कट्टरता बहुत आसान है और ये बांग्लादेश को अभी नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन वो उसी रास्ते पर जा रहा है और उसकी दोस्ती पाकिस्तान से हो रही। तो देर सवेर बांग्लादेश भी जिस तरह से पहले सेकुलर कंट्री होने की राह पर था, वहां डेवलपमेंट हो रहा था, विकास हो रहा था, तो एक बार फिर से धार्मिक कट्टरता की तरफ जा रहा है। और वहां अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर जिस तरह से एट्रोसिटी हो रही है,
वो किसी भी तरह से सही नहीं। अगर आप भारत में अल्पसंख्यक समुदाय पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ हैं तो दुनिया में कहीं भी हो रहा है उसके खिलाफ आपको बोलना चाहिए। और खासकर भारत में जो लोग हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय पर अत्याचार के पक्ष में हैं उनको भी इन सब चीजों से मैसेज लेना चाहिए कि एक देश, क्या बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ आगे बढ़ पाएगा, क्या वो चीन की विस्तारवादी नीति में फंस रहा है, ये बड़ा सवाल है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो अमेरिका में किस तरह से जो भारतीय मूल के लोग हैं, वैसे तो दुनिया भर के लोग जो अमेरिका जाना चाहते हैं, रिसोर्सेज है, संसाधन है, वहाँ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी अधिक मौका है दुनिया भर में, दुनिया भर के देशों के मुकाबले, उनको वो बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। और बांग्लादेश में फिर से बांग्लादेश जो है वो कट्टरता की तरफ बढ़ रहा है, वहां हिंदू समाज की स्थिति खराब होती जा रही है, उसका सीधा सीधा असर पड़ेगा, राजनीति पर भी असर पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को जरूर इस मामले में इंटरफेयर करना चाहिए और कम से कम दुनिया के किसी भी देश में लोगों की साथ बदसलूकी हो तो एक ग्लोबल ट्रीटी भी होती है, तो ये बहुत जरूरी है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं जो भारत में जो अल्पसंख्यक समाज पर हिंसा के पक्षधर लोग हैं ऐसे लोगों को बल मिलता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं बांग्लादेश में क्या हो रहा है उसके लिए भारत के लोगों को दोषी ठहराना कहीं से भी सही नहीं है। ये डिप्लोमेटिक मामला है, भारत को दबाव बनाना चाहिए बांग्लादेश पर, और कि ताकि सबको बड़ा, जैसे अमेरिका क्या करता है, अमेरिका अपने संप्रदाय का, अपने लोगों को कहीं भी सुरक्षित करता है, दबाव बनाता है। जैसे देखिए इजरायली को फिलिस्तीनियों ने बंधक बना रखा था, वहां ट्रंप ने दबाव बनवा के छुड़वाया है। तो भारत ताकतवर देश है और वो डिप्लोमेटिक लेवल पे कोशिश करेगा तो जरूर वहां जो हिंदू रह रहे हैं उनको न्याय मिलेगा। लेकिन माफी चाहता हूं, आप भारत बांग्लादेश के मुसलमानों से, बांग्लादेश के धार्मिक कट्टरता से भारत के मुसलमानों को न जोड़े। और कोई अगर बांग्लादेश के इस कदम की समर्थन करता है तो वो ठीक बात नहीं होगा, वो सख्ते वाली बात होगी। फिर आप भारत में फिर इस तरह की चीजों का विरोध नहीं कर सकते हैं। तो आपके दोहरी नीति नहीं होनी चाहिए, जो सही है वो सही है। बात दिल्ली चुनाव की करते हैं। दिल्ली चुनाव अब सबाब पर है और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी में ट्रायंगुलर चुनाव है। लेकिन अभी भी जो रिपोर्टर्स हैं, जो ग्राउंड की रिपोर्ट्स आ रही है, आम आदमी पार्टी बढ़त बनाए हुए है और बीजेपी तमाम तरीके से प्रचार कर रही है। लेकिन अभी भी आम आदमी पार्टी को लीड मिलती हुई दिख रही है आम लोगों में, गरीब लोगों में। आज तो बिजली का मुद्दा छाया रहा, किस तरह से दिल्ली में सबसे सस्ता 5-5.5 रुपए यूनिट बिजली है, अभी भी 200 यूनिट फ्री है, उसके बाद भी 5.5 रुपए 20,000 लीटर जो है वो पानी फ्री है। ये भी बड़ा मसला है, 20,000 लीटर तक पानी फ्री है, ये भी बड़ा मसला है। वही यूपी में बिजली कर्मचारी धरने पर हैं और वहां सबसे ज्यादा बिजली महंगा है, लगभग 7 रुपए है। महाराष्ट्र में, हरियाणा और यूपी में, बिहार में बिजली सबसे ज्यादा महंगी है। तो ये बड़ा मुद्दा है। वही बीएसपी एक बार फिर से सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। बीएसपी ने जिस तरह से टिकट बांटे हैं, खासकर युवाओं को टिकट दिया है, मिशनरियों को टिकट दिया है, ये बीएसपी का जो टिकट का जो वितरण है वो सोशल मीडिया पर लोग छाए हुए हैं, वरुण लिख रहे हैं, तमाम लोग लिख रहे हैं। तो दिल्ली चुनाव सवाब पर है, हम लोग लगातार ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखा रहे हैं। आज चंद्रशेखर आजाद की एक बड़ी रैली भी हुई है दिल्ली में, तो दिल्ली में चुनाव लगातार चल रहा है। इसी बीच आज कुलसे पाटिल और महमूद पराचा ने ईवीएम को लेकर फिर से विरोध जताया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो भी नेशनल दस्तक पर पूरी रिपोर्ट देख सकते हैं। तो दिल्ली चुनाव में साम दाम दंड भेद बहुत किया जा रहा है। बीजेपी के नेताओं पर आरोप लग रहे हैं कि वो लगातार प्रलोभन दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं उम्मीदवारों को, लोटे बांटे जा रहे हैं, तमाम तरह के पैसे। इससे पहले प्रवेश वर्मा पर आरोप लगा था कि उनके घर से पैसे बांटे जा रहे हैं। नई दिल्ली का जो विधानसभा है वो शानदार उस पर मुकाबला है। कल से मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से लगातार, अभी आप ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं, 25 से हम लोग लगातार ग्राउंड रिपोर्ट भी करेंगे, लोगों की राय भी लेंगे। 5 फरवरी को वोटिंग है, 8 फरवरी को वोटों की गिनती होगी, इसके बाद बिहार का चुनाव होगा। तो दिल्ली में दिलचस्प मुकाबला है और दिल्ली में कांग्रेस भी मैदान में है। उसके बाद बीएसपी ने जिस तरह से नयुवकों को जोड़ा है वो शानदार है और काफी युवा, आकाश आनंद लीड कर रहे हैं बीएसपी को दिल्ली में। और आपको बता दें कि नितिन सिंह है, सबसे युवा प्रभारी हैं बीएसपी के, यंग हैं और वो लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं। उम्मीदवार अच्छे चुने गए हैं, यंग कैंडिडेट को टिकट दिया जा रहा है, चुनाव लड़ रहे हैं। बीएसपी की क्या स्थिति है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल
मुकाबला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच फंस रही है। और अगर बाकी पार्टियां कांग्रेस और बीएसपी मजबूत होती है तो आम आदमी पार्टी के लिए चिंता की बात है। फिलहाल और आम आदमी पार्टी को डाइवर्स होना पड़ेगा, और क्योंकि जो बीजेपी का वोट है वो सवर्ण वोट है उनके पास, और अमीर लोगों का वोट भी है। लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ जो गरीब लोग हैं, क्लस्टर्स के लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास लोग हैं, उनका वोट बना हुआ है। और वो वोट में अगर सेंध लगता है, चाहे कांग्रेस अल्पसंख्यक वो काट लेती है तो मुश्किल होगा। लेकिन देखिए लगातार अरविंद केजरीवाल मोर्चे पर डटे हुए, मुकाबला आम आदमी पार्टी बीजेपी में है। और आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, दिल्ली चुनाव में इस बार क्या होगा? तो मेरी कोशिश होती है कि वो तमाम चीजें जो टीवी अखबार में डिस्कस नहीं किया जाता है वो आप तक लाए। आप अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।